क्या कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो किसी बड़े संकट में ना अचानक से सामने आता है और तुरंत सारी जिम्मेदारी ले लेता है? मतलब जब बाकी सब बुरी तरह घबरा रहे हों, तब कोई ऐसा इंसान जो लीडर तो है, लेकिन उसका काम करने का तरीका बहुत रहस्यमयी भी है। हाँ, जिसे हम क्राइसिस मैनेजर या क्राइसिस लीडर कहते हैं, जो एकदम से चार्ज ले लेता है। बिल्कुल। तो आज के इस गहरे अध्ययन में हम वैदिक ज्योतिष के स्रोतों का इस्तेमाल करके इसी ज्योष्ठा व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक ढांचे को डिकोड कर रहे हैं। और इसके लिए हमने काफी प्रामाणिक स्रोतों का सहारा लिया है, जैसे कि वृहत जातक, वृहत पराशर होराशास्त्र और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शास्त्रीय मुहूर्त सिद्धांत। सही कहा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं ये साफ कर दूं कि ये चर्चा किसी भी प्रकार की मेडिकल, फाइनेंशियल या लीगल सलाह के लिए बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना। ये एक पारंपरिक प्रतीकात्मक प्रणाली है। हम बस इसके जरिए एक बेहद दिलचस्प मनोवैज्ञानिक ढांचे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम सही। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रक्षक मानसिकता की गहराई में उतरते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत इस बुनियादी ढांचे से करते हैं कि ज्येष्ठा खगोल विज्ञान और ज्योतिष दोनों के नजरिए से एक बहुत ही खास जगह पर स्थित है। ये वृश्चिक राशि में आता है। यानी स्कॉर्पियो में? हाँ, स्कॉर्पियो में 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक ये फैला हुआ है। आसमान में इसे मुख्य रूप से एंटारिस तारे से पहचाना जाता है। ये कोई आम तारा नहीं है ना? मैंने कहीं पढ़ा था कि इसे कुछ खास नाम दिया गया है। बिल्कुल सही पढ़ा है। ये एक विशाल लाल तारा है और खगोल विज्ञान में इसे अक्सर मंगल का प्रतिद्वंदी भी कहा जाता है। अरे वाह, मंगल का प्रतिद्वंदी? हाँ, क्योंकि इसका रंग और इसकी चमक बिल्कुल मंगल ग्रह जितनी ही लाल और तीव्र होती है। मंगल का प्रतिद्वंदी, ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जहां तक मुझे याद है, इस नक्षत्र का स्वामी बुध है ना? जी हाँ, बुध, जो हमारी बुद्धि, भाषा, रणनीति और संचार का प्रतीक है। लेकिन ये आता वृश्चिक राशि में है, जिसका स्वामी मंगल है। और मंगल तो साहस, तीव्रता, आक्रामकता और गुप्तता का प्रतीक है। मतलब ये दोनों तो बिल्कुल अलग चीजें हो गई। देखने में ऐसा ही लगता है। एक तरफ बहुत ही तार्किक दिमाग वाला रणनीतिकार और दूसरी तरफ एक आक्रामक योद्धा। ये दोनों एक साथ कैसे काम करते हैं? देखिए, यहाँ असल में कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गहरी और खतरनाक साझेदारी है। खतरनाक साझेदारी? वो कैसे? मैं समझाता हूँ। बुध आपको सोचने की क्षमता देता है, कैलकुलेशंस और रणनीति देता है, और मंगल आपको डटे रहने की जिद और किसी भी हद तक जाने का जुनून देता है। अच्छा, तो ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं रह जाता? बिल्कुल नहीं। जब ये दोनों मिलते हैं तो ये सिर्फ एक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं रह जाता। ये वो तेज बुद्धि बन जाती है जिसका इस्तेमाल बहुत मुश्किल, गुप्त या जोखिम भरे हालातों में किया जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ज्येष्ठा का व्यक्तित्व एक बहुत तेज दिमाग वाले रणनीतिकार की तरह है, जिसे अचानक एक युद्ध के मैदान में सेनापति बना दिया गया हो? काफी हद तक आप इसे ऐसा ही समझ सकती हैं। जहां बैठकर आराम से किताबें पढ़ने या थ्योरी बनाने का समय नहीं है, बल्कि तुरंत फैसले लेने पड़ते हैं, अपनी सेना को बचाना पड़ता है और दुश्मन को हराना भी पड़ता है। आपकी ये एनोलॉजी बहुत सटीक है, और उस एनोलॉजी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। उस सेनापति को भी अपनी सीमाओं का पता होता है, लेकिन ज्येष्ठा की ऊर्जा सीमाओं को लांघने की है। सीमाओं को लांघने की मतलब रूल्स तोड़ने की? हाँ, जरूरत पड़ने पर। अगर हम इसके मुख्य देवता की तरफ देखें, जो कि इंद्र हैं, तो ये बात और भी साफ हो जाती है। इंद्र देवताओं के राजा? हाँ, इंद्र देवताओं के राजा हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं में वो सिर्फ सिंहासन पे आराम करने वाले राजा नहीं हैं। उनका मुख्य काम अपनी सत्ता को बचाना है। हाँ, वो हमेशा किसी न किसी राक्षस से लड़ ही रहे होते हैं। बिल्कुल, जैसे वृत्रासुर का वध करके रुकावटों को दूर करना। उनका राजपाट हमेशा किसी न किसी खतरे में रहता है। मतलब उन्हें हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है। उनका सिंहासन कभी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होता, हमेशा एक क्राइसिस मोड ऑन रहता है। सही कहा। और इसी से ज्येष्ठा की मुख्य शक्ति जन्म लेती है, जिसे आरोहण शक्ति कहा जाता है। आरोहण शक्ति, इसका क्या मतलब हुआ? आरोहण का मतलब है ऊपर उठना, संघर्ष में ऊपर उठने, खतरों को पार करने और कठिनाइयों को जीतने की क्षमता। अच्छा, तो मनोवैज्ञानिक रूप से इसका मतलब ये हुआ कि ज्येष्ठा का व्यक्तित्व तब सबसे ज्यादा निखर कर सामने आता है जब कोई बड़ी मुश्किल आ जाए। बिल्कुल, जब कोई ऐसी मुश्किल हो जिसे सुलझाने के लिए सच में भारी काबिलियत की जरूरत हो,
बिना किसी चुनौती या संकट के शांति के समय में ये लोग बहुत असहज महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक बात बहुत खटक रही है। हाँ बताइए, क्या खटक रहा है? अगर ये राजा हैं और जैसा कि हमारे स्रोतों में बताया गया है, इनका गण राक्षस है, जिसका मतलब है कि ये बहुत स्वतंत्र हैं, तीव्र हैं और समाज के नियमों के आगे आसानी से नहीं झुकते। जी बिल्कुल, राक्षस गण का स्वभाव उग्र होता है। तो फिर शास्त्रीय तालिकाओं में इनका वर्ण शूद्र क्यों है? शूद्र वर्ण तो सेवा करने वालों का प्रतीक माना जाता है। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। और इतना ही नहीं, इनकी योनि नर हिरण क्यों है? मतलब एक ताकतवर राजा जो राक्षसी तेवर रखता हो, वो एक हिरण की तरह संवेदनशील और एक सेवक कैसे हो सकता है? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ऊपर से देखने में ये बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है, लेकिन यही ज्येष्ठा की असली मनोवैज्ञानिक चाबी है। अच्छा, तो इसे कैसे सुलझाएं? पहले हिरण वाले हिस्से पर बात करते हैं। ठीक है। जंगल में एक हिरण का स्वभाव कैसा होता है? वो बहुत कोमल होता है। हाँ, और बहुत जल्दी डर भी जाता है। डरता है, लेकिन उसकी वो संवेदनशीलता असहाय नहीं होती। वो हमेशा चौकन्ना रहता है। एक पत्ता भी खड़के तो उसे तुरंत पता चल जाता है कि खतरा कहाँ से आ रहा है। ओहो, मतलब वो हर आहट को लेकर अलर्ट रहता है। बिल्कुल। ज्येष्ठा वालों में भी यही सतर्क संवेदनशीलता होती है। वे हमेशा भांप लेते हैं कि माहौल में सत्ता किसके हाथ में है, कौन असहज है या कहां से कोई मुसीबत आ सकती है। ओह, तो ये हिरन वाली बात उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनका इनबिल्ट रडार सिस्टम है। ये तो बहुत दिलचस्प है। जी हाँ, और अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पर। हाँ, वो सेवा करने वाली बात। अगर वे इतने स्वतंत्र और उग्र हैं, तो वे सेवा क्यों करेंगे? क्या उनका अहंकार उन्हें दूसरों के अधीन काम करने से नहीं रोकेगा? यहाँ सेवा का मतलब किसी की गुलामी करना या अधीन होना बिल्कुल नहीं है। शूद्र वर्ण ये दर्शाता है कि ज्येष्ठा का अधिकार दूसरों पर राज करने या उन पर हुक्म चलाने के लिए नहीं है। तो फिर सत्ता किस लिए चाहिए इन्हें? उनकी असली ताकत दूसरों की सेवा और रक्षा करने में है। ये सेवक राजा, या जिसे हम सर्वेंट किंग कहते हैं, उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। मतलब वे लीडर हैं, लेकिन जनता के सेवक बनकर। हाँ, वे सत्ता चाहते हैं, लेकिन इसलिए ताकि वे अपने लोगों की, अपने परिवार की या अपनी संस्था की रक्षा कर सकें। उनका राज्याधिकार उनकी सेवा और सुरक्षा देने की क्षमता से कमाया जाता है। फिर भी एक बात सोचिए, अगर कोई इंसान इतनी उग्रता से किसी की रक्षा कर रहा है, तो क्या वो इंसान डराने वाला नहीं बन जाएगा? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। मतलब जब ये रक्षा करने की भावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब क्या होता है? क्योंकि कोई भी रक्षक हमेशा सही संतुलन तो नहीं बना पाता ना। और यही से हम उस बिंदु पर आते हैं जहां ज्येष्ठा की परछाई, यानी उसका डार्क साइड सामने आता है। अच्छा, तो इनका भी एक डार्क साइड है। वो क्या है? जब ये लोग असुरक्षित महसूस करते हैं या जब इन्हें लगता है कि कोई उनके द्वारा सुरक्षित किए गए क्षेत्र में दखल दे रहा है, तो इनका सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल सक्रिय हो जाता है। और वो जाल क्या है? वह जाल है यह सोचना कि सिर्फ मैं ही इसे संभाल सकता हूं, बाकी सब बेवकूफ हैं। बाप रे, ये तो बहुत ही खतरनाक सोच है। बिल्कुल। और जब ये विचार हावी होता है, तो उनकी रक्षा करने की भावना ईर्ष्या, शक और अति नियंत्रण में बदल जाती है। वह सत्ता को लेकर जुनूनी हो जाते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। तो क्या ये रक्षक से तानाशाह बनने जैसी स्थिति है? हाँ, काफी हद तक वैसा ही। जैसे कोई माता पिता अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर इतने जुनूनी हो जाएं कि उसे घर से ही ना निकलने दें। उन्हें लगता है कि वे प्यार कर रहे हैं, मगर असल में वे सिर्फ कंट्रोल कर रहे होते हैं। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। अति सुरक्षा अक्सर घुटन बन जाती है। और अगर ये राक्षस गण वाले हैं, तो क्या इसका मतलब है कि उनके अंदर सच में कोई बुराई आ जाती है? क्या वे बुरे लोग बन जाते हैं? नहीं, राक्षस गण का मतलब बुरा इंसान होना बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अच्छा, तो फिर इसका क्या मतलब है? ज्योतिष में राक्षस गण का मतलब है वो ऊर्जा जो सामाजिक दबाव के आगे झुकती नहीं है और जो कड़वी सच्चाइयों का सामना करने से डरती नहीं है। ओके, मतलब वे बेबाक होते हैं? हाँ, और इसे गहराई से समझने के लिए हमें इसके गुण को देखना होगा। ज्येष्ठा का जो गुण है वो सत्व है। सत्व गुण? लेकिन राक्षस गण के साथ सत्व गुण कैसे काम करता है? ये तो आग और पानी को मिलाने जैसा है ना? सुनने में अजीब लगता है, मैं समझ सकता हूँ। एक तरफ बहुत ज्यादा उग्रता और दूसरी तरफ एकदम शुद्धता। देखिए, सत्व गुण का मतलब है कि इनकी प्रेरणा शुद्ध, स्पष्ट और नैतिक होती है। ये सच में सही काम करना चाहते हैं। अच्छा, मतलब इनका इंटेंशन गलत नहीं होता?
बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, इरादा बिल्कुल पवित्र है, जो कि सत्व है, लेकिन उसे लागू करने का तरीका बहुत आक्रामक और समझौता न करने वाला है, जो कि राक्षस गण का प्रभाव है। समझ गई। मतलब वे बुराई नहीं चाहते, बस वे हालात को अपने तरीके से नियंत्रित करना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने नियंत्रण छोड़ा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो एक इंसान इन उग्र भावनाओं, इस शक और इस अति नियंत्रण से बाहर कैसे निकलता है? क्या वो हमेशा इसी जद्दोजहद में फंसा रहता है कि उसे दुनिया को बचाना है? नहीं, हर इंसान का एक मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास होता है। ज्येष्ठा की इस जद्दोजहद से बाहर निकलने की प्रक्रिया को हम इसके 4 चरणों के जरिए समझ सकते हैं। 4 चरण? आप पदों की बात कर रहे हैं? जी, पदों की यात्रा। वृश्चिक राशि के 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक का जो सफर है, वो कोई सीधी रेखा नहीं है। ये आत्मा और परिपक्वता के 4 अलग-अलग पड़ाव हैं। मतलब जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है या अनुभव बढ़ता है, उसका नजरिया बदलता है। तो ये पड़ाव कैसे काम करते हैं? पहला पद क्या कहता है? पहला पद धनु नवमांश में आता है, जिसका स्वामी बृहस्पति है। इस चरण को हम दार्शनिक राजा कह सकते हैं। दार्शनिक राजा? हाँ, जो फिलॉसफी में यकीन रखता है। हाँ, यहाँ इंसान नैतिकता और उसूलों के लिए लड़ता है। वो सत्ता तो चाहता है, लेकिन एक बड़े उद्देश्य के लिए। वे खुद से पूछते हैं कि सही क्या है और इस काम के पीछे का सिद्धांत क्या है। ये तो बिल्कुल किसी स्टार्टअप के फाउंडर जैसा लग रहा है। वो कैसे? मतलब जो शुरुआत में बहुत सारे आदर्शों और उसूलों के साथ अपनी कंपनी बनाता है। वो सिर्फ पैसे नहीं कमाना चाहता, वो अपनी फिलॉसफी से दुनिया बदलना चाहता है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है, लेकिन सिर्फ आदर्शों से दुनिया या कंपनी नहीं चलती ना, इसीलिए आता है दूसरा पद। अच्छा, तो दूसरे पद में क्या होता है? यह मकर नवांश में है, जिसका स्वामी शनि है। यहाँ व्यक्ति एक प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है। शनि अनुशासन और संरचना लाता है। मतलब सिस्टम और रूल्स। हाँ, यह वो इंसान है जो बिना कोई शिकायत किए अपनी भावनाओं को किनारे रखकर लंबे समय तक भारी जिम्मेदारी उठा सकता है। हाँ, मतलब वो फाउंडर अब समझ गया है कि कंपनी को चलाने के लिए कड़क सिस्टम, एचआर पॉलिसी और प्रशासन की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, वह अब उसूलों से ज्यादा एग्जीक्यूशन पर ध्यान देता है। तो फिर तीसरा पद कैसा होता है? तीसरा पद कुंभ नवांश में है। यहाँ भी शनि का ही प्रभाव है, लेकिन एक अलग तरह से। यहाँ इंसान एक दूरदर्शी या विजनरी बन जाता है। विजनरी? वो कैसे अलग है प्रशासक से? अब उसकी दिलचस्पी सिर्फ अपनी निजी सत्ता या अपनी कंपनी की बैलेंस शीट में नहीं रह जाती, बल्कि वो समाज और सिस्टम में सुधार लाना चाहता है। अच्छा, मतलब सोच बड़ी हो जाती है। हाँ, वो एक बड़े नेटवर्क और संस्थाओं के जरिए काम करता है। निजी नियंत्रण से ऊपर उठकर सामूहिक जिम्मेदारी की तरफ बढ़ता है। यानी हमारा वो फाउंडर अब अपनी कंपनी को ग्लोबल सिस्टम से जोड़ रहा है, शायद चैरिटी कर रहा है, समाज में बदलाव ला रहा है। सही पकड़ा आपने। लेकिन फिर चौथा पद क्या है? क्योंकि अगर वो सब कुछ हासिल कर चुका है, कंपनी ग्लोबल हो गई है, तो आगे क्या बचा? आगे बचता है सबसे मुश्किल काम, अहंकार का त्याग। अहंकार का त्याग? ये तो सच में सबसे मुश्किल है। हाँ, चौथा पद मीन नवमांश में आता है, जो फिर से बृहस्पति द्वारा शासित है। यहाँ इंसान एक आध्यात्मिक बुजुर्ग बन जाता है। ये ज्येष्ठा का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। तो यहाँ व्यक्ति क्या महसूस करता है? यहाँ व्यक्ति उन जिम्मेदारियों को बहुत गहराई से महसूस करता है, लेकिन अब वो सत्ता को अपने हाथों में जकड़कर नहीं रखना चाहता। ओह, तो हमारा वो फाउंडर जिसने अपना खून पसीना एक करके कंपनी बनाई, उसे अंत में ये समझ आता है कि अब कंपनी को उसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल। वो अपने अहंकार को छोड़ देता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से इस्तीफा देता है और सब कुछ छोड़कर एक मेंटोर या सन्यासी बन जाता है। ये फाउंडर वाली एनोलॉजी इस पूरे मनोवैज्ञानिक विकास को बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। और इस चौथे पद के आखिरी कुछ अंश जो होते हैं ना, वही गंडांत कहलाते हैं। गंडांत, ये शब्द थोड़ा भारी है। वृश्चिक राशि के अंतिम अंश यानी 29 डिग्री 12 मिनट से 30 डिग्री तक का हिस्सा, ये पानी के तत्व यानी वृश्चिक और आग के तत्व यानी धनु के बीच का जंक्शन है। पानी और आग का जंक्शन। ये तो बहुत ही उथल-पुथल वाली जगह होगी। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो गंडांत दरअसल एक मनोवैज्ञानिक ग्रंथि या गांठ है। मतलब एक बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक। हाँ, यहाँ वृश्चिक का गहरा लगाव, सुरक्षा की भावना और सब कुछ कंट्रोल करने की चाहत धनु राशि के सत्य, अर्थ और दिशा की खोज से बहुत जोर से टकराती है। समझ रही हूँ। ये वो बिंदु है जहाँ एक इंसान को नियंत्रण से समझ की ओर जाना पड़ता है,
चीजों पर अधिकार जमाने से उन्हें आजाद करना पड़ता है। मतलब ये वो जगह है जहां रक्षक को ये सीखना पड़ता है कि जिस चीज की वो रक्षा कर रहा है वो असल में उसकी जागीर नहीं है। एकदम सही। सत्ता को छोड़ना ही असली जीत है। ये तो एक बहुत ही गहरा दर्शन है। जी, और इसी गहरी मनोवैज्ञानिक यात्रा को समझने के बाद ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम कुछ उन आम भ्रांतियों और मिथकों पर बात करें जो लोगों के मन में इस नक्षत्र को लेकर फैली हुई हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अक्सर ऐसी जटिल और तीव्र ऊर्जा को लोग गलत समझ लेते हैं। मैंने भी सुना है कि ज्येष्ठा को लेकर ज्योतिष की दुनिया में काफी डराने वाली बातें की जाती हैं। कैसी बात है? जैसे कि ये एक बहुत खराब नक्षत्र है या मनहूस है, ऐसा कुछ। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। देखिए, कोई भी नक्षत्र अपने आप में खराब नहीं होता। तो फिर लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? जैसे कि हमने पहले देखा, ये तीक्ष्ण या दारुण प्रकृति का नक्षत्र है। इसका मतलब ये है कि इसकी ऊर्जा बहुत तीखी, धारदार और उग्र है। तो इसका असल जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब अगर ये खराब नहीं है तो ये उग्रता काम कहाँ आती है? इसे जंगल में लगने वाली उस कंट्रोल्ड फायर या फायर लाइन की तरह सोचिए, जिसे वन विभाग के लोग एक बड़ी आग को फैलने से रोकने के लिए लगाते हैं। अच्छा, वो जो जानबूझकर आग लगाते हैं ताकि मेन आग आगे ना बढ़े। हाँ, ये देखने में विनाशकारी लग सकती है, लेकिन असल में ये बचाव का एक बहुत ही रणनीतिक तरीका है। समझ गई। तो असल जिंदगी में इसका क्या इस्तेमाल है? आप इस तीक्ष्ण ऊर्जा का इस्तेमाल किसी बड़ी सर्जरी करने, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने, किसी भ्रष्टाचार को खत्म करने या किसी बड़ी मुसीबत का डटकर सामना करने में कर सकते हैं। मतलब जहां बहुत हिम्मत और कड़े फैसलों की जरूरत हो। बिल्कुल। लेकिन अगर आप कोई बहुत ही कोमल शुरुआत करना चाहते हैं या किसी के साथ बहुत ही नाजुक मेल मिलाप की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां ये धारदार ऊर्जा काम नहीं आएगी। ये कंट्रोल्ड फायर वाली एनालॉजी सच में बहुत सटीक है। आग से ही आग को बुझाना। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और रिश्तों को लेकर भी मैंने काफी कुछ सुना है। एक आम मिथक है कि ज्येष्ठा वालों की शादी हमेशा खराब होती है या वे रिश्तों में कभी खुश नहीं रह सकते। देखिए, किसी भी रिश्ते या शादी का आकलन सिर्फ एक नक्षत्र के आधार पर नहीं किया जा सकता। उसके लिए पूरी कुंडली का विश्लेषण करना जरूरी होता है। हाँ, ये तो कॉमन सेंस की बात है। लेकिन ज्येष्ठा की मनोवैज्ञानिक जरूरतें कुछ खास होती हैं। इन्हें रिश्ते में वफादारी, सम्मान और भरोसे की बहुत गहरी जरूरत होती है। और अगर वो भरोसा टूट जाए तो? अगर इन्हें लगता है कि इनके साथ धोखा हो रहा है, तो इनकी वो सतर्क संवेदनशीलता जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी ना, वो बहुत जल्दी शक और ईर्ष्या में बदल जाती है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मान लीजिए कोई ज्येष्ठा व्यक्तित्व वाला इंसान इस गहरे अध्ययन को सुन रहा है और उसे लग रहा है कि उसमें ये अति नियंत्रण या शक की भावना आ रही है। तो वो क्या करे? हाँ, तो उनके लिए असली उपाय या रेमेडी क्या है? क्या उन्हें कोई महंगे रत्न पहनने चाहिए या कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान करवाना चाहिए? नहीं, महंगे रत्नों या डराने वाले अनुष्ठानों की कोई जरूरत नहीं है। इसके उपाय इसके बुनियादी ढांचे में ही छुपे हुए हैं। वो कैसे? हमने शुरुआत में बात की थी कि इसका स्वामी ग्रह बुध है, जो बुद्धि और संचार का ग्रह है। इसलिए एक ज्येष्ठा व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा उपाय अपनी वाणी यानी अपनी बातों पर नियंत्रण रखना है। लेकिन वाणी ही क्यों? मतलब उन्हें चुप रहने या अपनी भाषा सुधारने से उनके शक और नियंत्रण की भावना कैसे कम होगी? इसके पीछे पूरा एक मनोवैज्ञानिक तंत्र काम करता है। याद कीजिए, हमने बात की थी कि इनमें हिरण जैसी सतर्क संवेदनशीलता होती है। हाँ, जो रडार वाला पॉइंट आपने बताया था। बिल्कुल, ये दूसरों की कमियों और असुरक्षाओं को बहुत जल्दी भांप लेते हैं। ये ऑब्जर्वेशन में बहुत तेज होते हैं। अच्छा, तो वे उस जानकारी का करते क्या हैं? और जब ये मंगल के प्रभाव में तनाव, गुस्से या असुरक्षा में होते हैं, तो वे अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल करके बिल्कुल वहीं वार करते हैं जहां सामने वाले को सबसे ज्यादा दर्द हो। ओह, मतलब उनकी बातें बहुत चुभने वाली और तीखी हो सकती हैं। जी, इसीलिए जब ये अपनी वाणी पर नियंत्रण करना सीखते हैं, तो असल में ये अपनी आक्रामकता और अति नियंत्रण को काबू कर रहे होते हैं। ये बात अब बिल्कुल साफ हो गई। मतलब उनका दिमाग एक हथियार की तरह काम करता है और शब्द उस हथियार की गोलियां हैं। बहुत सही कहा आपने। अगर उन्होंने गोलियां चलाना बंद कर दिया तो युद्ध अपने आप शांत हो जाएगा। और जो हमने इनके शूद्र वर्ण के बारे में बात की थी, क्या वो भी एक उपाय हो सकता है? 100%, क्योंकि इनका मूल स्वभाव सेवा और रक्षा करना है। इसलिए निस्वार्थ भाव से किसी कमजोर इंसान की मदद करना, किसी ऐसे व्यक्ति को सहारा देना जिसे सच में सुरक्षा की जरूरत है, इनके लिए सबसे प्रामाणिक उपाय है। मतलब
अपनी पावर का सही इस्तेमाल करना। हाँ, जब ये अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी और की भलाई के लिए करते हैं, बिना किसी स्वार्थ या अहंकार के, तो इनकी सारी उथल-पुथल, इनका सारा शक अपने आप शांत हो जाता है। ये तो बहुत ही तसल्ली देने वाली बात है। मतलब आपकी असली ताकत दूसरों को दबाने में नहीं बल्कि उन्हें उठाने में है। बिल्कुल। तो आज की इस शानदार चर्चा को अगर हम समेटें तो ज्येष्ठा का असली मतलब सिर्फ एक रुतबेदार लीडर होना या दूसरों पर हुक्म चलाना नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही मुश्किल लेकिन जरूरी सबक सिखाता है कि सत्ता, जिम्मेदारी और ताकत को बिना अहंकार के कैसे संभाला जाए, कैसे एक रक्षक बना जाए बिना तानाशाह बने। ये अधिकार से कर्तव्य की ओर और नियंत्रण से समझ की ओर जाने की एक बेहद खूबसूरत मनोवैज्ञानिक यात्रा है। आज की इस चर्चा ने सच में सोचने का नजरिया ही बदल दिया है। लेकिन जाते जाते हम अपने सभी श्रोताओं को एक नए विचार के साथ छोड़ना चाहते हैं, जिस पर शायद सब खुद थोड़ा चिंतन करना चाहें। बिल्कुल। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो लगातार पावर, स्टेटस और कुर्सी के पीछे भाग रही है। हर कोई बॉस बनना चाहता है, सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। लेकिन ज्येष्ठा का ये सफर हमें एक अलग ही सबक देता है। और वो सबक क्या है? जरा सोचने वाली बात है। क्या जीवन की असली परिपक्वता वो मोमेंट नहीं है जब इंसान जानबूझकर अपनी वो ताकत, वो कुर्सी या वो पद छोड़ दे जिसे पाने के लिए उसने जीवन भर सबसे ज्यादा संघर्ष किया था? बहुत गहरी बात है। जब कोई इतना काबिल बन जाए कि उसे दुनिया के सामने अपनी अहमियत साबित करने की जरूरत ही ना पड़े, शायद यही वो क्षण है जब एक योद्धा सच में शांत होता है। आज के इस गहरे अध्ययन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस विचार पर जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगली बार।